हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी हिंदी में जो प्रश्न आए थे उन पे चर्चा करेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूं कि मैंने संपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है पहले ही चर्चा कर दी थी कि किस प्रकार के प्रश्न उत्तर जो है मैंने यहाँ पे परीक्षा में जो है आपसे पूछे गए थे। तो फिर आप कहेंगे कि जब मैंने ये एक्सप्लेन कर ही दिया था तो यहाँ पे दोबारा से पेपर डिस्कशन क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर हम एक एनालिसिस ये करने वाले हैं कि आपका कितना पेपर जो है इसमें से किस चीज़ से आया हुआ है। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ जो है मैं आपको यही बताने वाली हूँ। और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे या प्रश्नों का स्तर क्या था। तो यहाँ पे देखिए बीपीएससी ने एक बार फिर हमें यही कहा है। यहाँ बच्चे जो है SCERT पढ़ने में लगे हुए थे, NCERT पे भी जोर डाला जा रहा था, लेकिन पहले की तरह इस बार भी क्या हुआ, इससे एक प्रश्न भी नहीं पूछा गया। सारे के सारे प्रश्न आपके हिंदी लिटरेचर से जो है पूछे गए हैं, हिंदी साहित्य से जो है आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो ऐसे में क्या किया जाए। अब जो आपका प्रश्न है कि अब यहाँ पे जिन बच्चों के पेपर अब नेक्स्ट जो है आपका होने वाला है, तो ऐसे में वो तैयारी के लिए क्या करेंगे। हालांकि अब समय तो बिल्कुल भी नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हम इन्हीं पे बात करेंगे। तो आपको जो है हिंदी साहित्य पर जोर डाला है। अब कल जैसे मैं बात करूँ तो हिंदी का कक्षा 6 से 8 का पेपर है। तो ऐसे में वो अभ्यर्थी क्या करेंगे। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्नों का स्तर रहा है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ हिंदी का प्रश्न जो है काफी इजी आया था। तो यहाँ पर जब कक्षा 6 और 8 का होगा तो ये प्रश्न भी काफी इजी लेवल का रहेगा जैसे कि ये था। हालांकि अगर बात करें, अगर ये पेपर इजी रहता है तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज तो है कि कट ऑफ जाएगी ज्यादा, क्योंकि कई बच्चे जो है कट ऑफ को लेकर भी प्रश्न कर रहे थे। तो मैं एक पोल भी डालूंगी कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारा प्रश्न आपसे देखिए डायरेक्ट ही प्रश्न पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो सबको पता है मिश्र बंधुओं की पुस्तक कौन सी है, मिश्र बंधु विनोद है। फिर आदिकाल की प्रमुख रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई। ये भी सबको पता है, इजी प्रश्न था। फिर आदिकाल नामकरण किसने दिया हुआ है, तो ये भी सबको पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो देखिए प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछे गए हैं। अब यहाँ पे आगे इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। भक्ति काल की समय सीमा क्या है, डायरेक्ट प्रश्न है, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो। ये किसकी पंक्तियां हैं, कबीरदास की है। काफी इजी प्रश्न, हम कह सकते हैं कि बच्चा भी शायद होता तो यहाँ पे इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेता। सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन से हैं, तो यहाँ पे जायसी जो है इसका सही उत्तर है, खुद देख सकते हैं। फिर गोस्वामी जो है भक्ति काल के किस कवि के आगे लगाया जाता है, तो तुलसीदास के आगे। ये तो गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं ना। चलिए यहाँ पे है कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी। तो जब मैंने आप सभी को प्रश्न कराया था तो मैंने आप सभी को तभी कहा था कि इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आप जरूर करिए, और मैंने भी करवाया था, काफी ज्यादा करवाया था, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। अगर यहाँ रीतिकाल पूछ लिया गया है तो आपके जो प्रश्न रहेंगे कक्षा 11-12 का या फिर 6 से 8 का, उसमें आपको क्या पूछ सकते हैं, आदिकाल का। आदिकाल का जो नामकरण है ना, देखना एक ना एक प्रश्न वहां से बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रीतिकाल नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको वहां पे पूछ सकते हैं। अब ये तो फेमस है, सबको पता है कि निज भाषा उन्नति अहे। ये कथन किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। जैसे ही हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ते हैं तो उनका ये कथन हम जरूर पढ़ते हैं। हल्दी घाटी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, श्याम नारायण पांडे। तो इस प्रकार से प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकारों को याद कर लीजिए पेपर के लिए। फिर यहाँ पे
जयशंकर प्रसाद रचित नाटक है। अब देखिए आधे अधूरे तो मोहन राकेश का है, सबसे बड़ा आदमी भी नहीं है। जयशंकर प्रसाद के लिए मैंने आपको बताया था कि इनके नाटकों को जरूर याद कर ले, चाहे आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, क्योंकि इनके नाटक तो जरूर ही पूछे जाते हैं, चाहे जो प्रश्न इस पर आधारित हो, लेकिन इनके नाटकों से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? स्वर्ण युग किसे कहा गया है? अब भक्ति काल को। तो देखिए बहुत क्वेश्चन आसान हम कहेंगे। यहाँ पर रामचरितमानस में देखिए कितने कांड है, तो सबको पता है इसमें कितने कांड है, 7 कांड है। फिर बात करते हैं, सुमित्रा नंदन पन्त किस काल के कवि हैं? तो ये आपने छायावाद पढ़ा हुआ है। छायावाद में आप 4 कवियों के बारे में पढ़ते हैं, पंत, प्रसाद, महादेवी और निराला। ये 4 जो है छायावाद काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमें यही पूछा गया कि पंत जी किस काव्य धारक हैं, तो छायावाद के अंतर्गत है। काफी आसान प्रश्न है। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत आसान चीज क्या दी गई है वो भी मैं बता दूं। तो देखिए यहाँ पर जो ये पूछा गया है, अगर मैं बात करूं गद्यांशों की, तो ये पेपर में हम कह सकते हैं कि एकदम बच्चों वाला पेपर जो है हमारे सामने, एक 9 to 10th का कम, ये लग रहा है कि एक 9th और 10th के ही बच्चे का पेपर दे दिया गया है। तो गद्यांश से आपको 6 गद्यांश जो है यहाँ दे दिए गए हैं, 1-2 नहीं, जैसे कि नेट आदि के पेपर में आपको देखना पड़ता है 1 से 2 गद्यांश होते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको 6 गद्यांश देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आदिकाल और भक्ति काल के बारे में बता दूं। तो देखिए आदिकाल से आपका कितना, चलिए लास्ट में मैं चर्चा करूंगी, पहले प्रश्नों पे ही हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 गद्यांश दिए गए थे और यहाँ मैं विस्तार नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वो देख लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए जो नाटक कहानी से आया था, देखिए कितना आसान है। चीफ की दावत किसका है? भीष्म साहनी का। लाल पान की बेगम किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। ईदगाह प्रेमचंद। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो एकदम इजी 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 कह सकते हैं हम यहाँ पे दे रखा है। फिर यहाँ पे उपन्यास से भी कितना आसान प्रश्न आया था। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। आपका बंटी किसका है? कृष्णा सोबती, सॉरी आपका बंटी मन्नू भंडारी। झूठा सच यशपाल का है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। तो ये देख सकते हैं कि कितना आसान प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया है। फिर यहाँ पे व्याकरण का सेशन जो है आपका शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक पूछा गया है कि संधि करके बतानी है और एक जो है आपका संधि विच्छेद। तो 2 प्रश्न आपका संधि पर आधारित पूछा गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे समास से भी प्रश्न आया हुआ है कि यहाँ पे नीलकमल, नीला है जो कमल, कौन सा है? कर्मधारय। और नीलकमल तो शुरू से ही हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर यहाँ पे पारिभाषिक शब्द पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया था, लेकिन इस बार काफी आसान शब्द जो है पूछा गया है, सिटीजन। सिटीजन का मतलब क्या होता है? नागरिक। सिटीजनशिप आप लोग सुनते हैं, नागरिकता, तो बहुत ही आसान ये शब्द हो गया। चलिए नेक्स्ट है। फिर यहाँ पे सिलेबल, सिलेबल का क्या अर्थ होगा? तो ये होगा अक्षर, ठीक है। फिर समास के कितने भेद हैं? तो समास के भेद आप सभी पढ़ते हैं, क्या क्या होते हैं। यहाँ पे मैं बता ही देती हूँ। यहाँ पे मैंने जब आपको समास पढ़ाया था उसकी ट्रिक भी बताई थी। तो देखिए अव्ययी भाव, अब यहाँ पे मैं ट्रिक भी बता दूंगी। कितने प्रकार के समास होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 6 ही होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए पहला होता है अव्ययी भाव। तो क्या हो गया? भाव जागा, किसके अंदर जागा? पुरुष के अंदर जागा, ठीक है, कि वो क्या करे? कर्म करे, ठीक है। लेकिन जब वो कर्म करने गया यानी काम करने गया तो उसके साथ क्या हो गया? दोगलापन हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? द्विगु। अब किसी के साथ जब दोहरा व्यवहार किया जाएगा, बुरा व्यवहार किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उसके साथ? फिर वो क्या करेगा? उस चीज के लिए द्वंद करेगा, उसके मन में द्वंद चलने लग जाएगा कि मेरे साथ तो ये चीज गलत हुई है। लेकिन वो द्वंद अपना वहां अपने कर्म क्षेत्र पे नहीं निकाल सकता, वो अपना द्वंद कहाँ निकालता है? आगे बहु ब्रीही यानी अपने घर में अपनी बीवी पे जो है ये निकालता है। तो ये जो है कुल
6 समास है और आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इजी बता दिया है कि अव्ययी भाव, तो पुरुष के अंदर भाव जागा पुरुष के अंदर कि वो कर्म करे, लेकिन उसके साथ जो है दोगला व्यवहार हो गया, तो उसके मन में जो है द्वंद्व चलने लगे, और द्वंद्व चलता है तो वो आके किस पे झाड़ता है भाई, ऑफिस में कुछ हो जाता है तो वो घर पे बहुब्रीही, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो ये स्वादिष्ट है वो किस प्रकार का है, यह स्वादिष्ट फल है, तो विशेषता बता रहा है फल की कि ये स्वादिष्ट है, तो ये क्या हो गया, विशेषण। काफी इजी था ये भी। खाक छानना, अब ये क्या है, दर दर भटकना, इसका अर्थ हो गया, मुहावरा है ये। फिर ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि बहुत बड़े को, ऊंट कितना विशाल होता है, उसके मुंह में थोड़ा सा जीरा दो तो क्या फर्क पड़ेगा, तो बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है, वो भी बहुत ही आसान, वह प्रतिदिन डैश भ्रमण के लिए, अब भ्रमण जो है वो खरीदारी में से तो नहीं आएगा, सदा भी नहीं आएगा, संध्याकालीन भ्रमण के लिए निकलता था, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि वाक्य के प्रारंभ में जैसे और बीच में अगर वैसे आता हो तो ये किस प्रकार का वाक्य हो गया, तो ये एक मिश्र वाक्य हो गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ गया था कि मारा गया हाय वह, तो यहाँ पे इसको शुद्ध करना है, तो यहाँ पे हाय शब्द जो है हम सबसे पहले लिखेंगे, हाय वह मारा गया, तो ये जो एक्सक्लेमेशन वाला शब्द होता है, आश्चर्य वाला, वो पहले आता है, फिर बाद में वो बाकी वर्ड आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि आज रविवार का दिन है, तो यहाँ पे शुद्ध क्या है, आज रविवार का दिन है, ऐसे करके दिया हुआ है, तो आज रविवार है या कौन सा शुद्ध है, तो इसमें से कोई भी शुद्ध नहीं था, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पदबंध बताना है कि संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे थे, तो संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे थे, तो क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, तो क्रियापद बंध आ जाएगा, ठीक है। वह घायल तो यहाँ पे बताया गया है कि संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, संज्ञा पदबंध है, ठीक है। और यहाँ पे वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, तो क्या करता गया, वह आदमी, वह मतलब कोई आदमी है जो शेर की तरह दहाड़ा है, तो क्या कर्म किया उसने, क्रिया पदबंध यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्रश्न है वाच्य के कितने भेद हैं, प्रश्न है वाच्य के कितने भेद हैं, तो वाच्य के जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृ हो गया, कर्तृवाच्य, और तीसरा हो गया हमारा भाववाच्य, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जो है इसके भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मुझसे भागा नहीं जाता, तो मुझसे क्या नहीं होता, भागा नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या है इसका भाव, वो अपना भाव व्यक्त कर रहा है कि मुझसे भागा नहीं जाता, मुझसे ये चीज नहीं हो रही, तो हो गया भाववाच्य, ठीक है। आज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है, वो है अर्थ आधार, ठीक है। संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो इसके संरचना के आधार पर जो है इसके 3 भेद हैं। तो यहाँ पे हमसे संरचना के आधार पर जब पूछा है तो इसमें आ जाएगा सरल वाक्य, मिश्र और संयुक्त। तो संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत ही आसान प्रश्न फिर से आया था कि शुद्ध शब्द का चयन करना है कि, तो इसमें से कंप्यूटर जो है ये वाला सी ऑप्शन सही लिखा है। चलिए अब यहाँ पे फिर आपका व्यंजना पूछा है कि इसमें अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, कौन सा व्यंजना यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे आर्थी व्यंजना जो कि अर्थ की विशेषता बता रहा है, अर्थ पे जोर है,
चलिए यहाँ पे फिर उससे भी आसान प्रश्न की जो अलंकार शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। अलंकार में जो अलम अलम जमा कार हम लिखते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है यहाँ पे श्रृंगार, कहते हैं ना हम आभूषण श्रृंगार, अलम यानी श्रृंगार। या फिर चलिए पीपर पात सरिस मन डोला, अब इसमें उपमेय क्या है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि इसमें उपमेय क्या है, तो इसमें उपमेय क्या हो जाएगा मन। पीपर पात ये क्या है उपमान। चलिए बाकी चीजों पे भी हम चर्चा कर लेते हैं ना। तो पीपर पात क्या है उपमान, मन जो है इसका सही उत्तर है, उपमेय है। और डोला, डोला क्या है इसका साधारण धर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर है उपमेय, उपमेय क्या है यहाँ पे मन। ठीक है, उपमेय क्या होता है जिसके लिए उपमा दी जाए। तो किसके लिए मन उपमा दी जा रही है, मन के लिए। कि पीपर पात की पीपर के पास जो है मन डोल गया। और वैसे भी और यहाँ पे तो खैर में अलंकार नहीं पूछा है, जिसमें सा से सी होता है वहां कौन सा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे सा से सी से सरिस यहाँ पे जो होता है वो उपमा अलंकार होता है। मैं उत्प्रेक्षा बोल गई, वो यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। तो यहाँ पे क्या है विरोधाभास अलंकार। यहाँ पे आ रहा है हमारा विरोधाभास, विरोध हो रहा है कि या अनुरागी चित्त की, जो हृदय का अनुराग है उसकी गति कोई नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों, जैसे जैसे श्याम का रंग जो है चढ़ता जाता है वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है। तो एक दूसरे का विरोध है, अपोजिट है, श्याम उज्जवल अपोजिट हो गए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विरोधाभास। ठीक है, आप इससे भी छोटी छोटी चीजों से भी आंसर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की बात जब हम करते हैं या फिर उत्प्रेक्षा, तो इसका अर्थ क्या होता है कि संभावना, जहां भी संभावना की बात आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सभा हर्ष से लोचन भृंग। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे क्या है रूपक अलंकार है। अब आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि संत सरोज, बीच में क्या आ रहा है ये लाइन आ रहा है, यहाँ भी लाइन आ रहा है। तो आपको छोटी छोटी ट्रिक से ही आंसर पता करना है। तो यहाँ मैंने आप सभी को पहले भी ट्रिक बताए हुए हैं कि बीच में जब डैश आ जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चले यहाँ पे है, अति कटु वचन कहती के कई मानहु लोन जरे पर दे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि दो जो है इसके अर्थ हो जाते हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार का तो एक ही उदाहरण है, जहां पे मानो मनो जानो जनो आ जाए वहां पे क्या हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कुछ भी नहीं देखना आपको, ये वर्ड आ गया उत्प्रेक्षा लगा दो। ठीक है, चलिए अगला है, मोम सातन घुल चुका अब दीप सामन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा सा, और जहां भी सा आता है वहां क्या आ जाता है उपमा अलंकार। जहां पे सा आ जाए और ये आ जाए वहां पे आ जाता है हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है। तो यहाँ पे 13 और 11 ये जो है मात्राओं का योग होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा गया है कि अस कही फिर चितई तही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। तो यहाँ पे छंद योजना क्या है, अब यहाँ पे क्या है ओरा चकोरा मिले हुए आ रहे हैं, तो ये चौपाई हो गया इसका उत्तर। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा गया कि किस छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 13 पर यति होती है। तो ये हमें मिलता है रोला में।
फिर पूछा गया है कि छंद गणना में मात्रा के कितने भेद होते हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं। तो जब भी आप छंदों को गिनते हैं तो देखिए यहाँ भी प्रश्न आसान है कि इसमें आप क्या करते हैं, छंदों की जब गिनती होती है तो इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलता है, लघु और दीर्घ। तो ये 2 रूप आपको देखने को मिलता है, लघु और दीर्घ। तो यहाँ पे छंद गणना में इसके कितने भेद हो गए, 2, ठीक है, लघु और दीर्घ। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य रूप से काव्य के कितने गुण माने गए हैं? तो काव्य के जो है 3 गुण माने गए हैं। कौन से होते हैं? ओज, प्रसाद और तीसरा होता है माधुर्य। ठीक है, ये 3 गुण होते हैं काव्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। अब यहाँ पे क्या है, कौन सा गुण है, ओज गुण है, क्योंकि वीर रस से प्रयुक्त ये है तो यहाँ पे ओज गुण हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ पे कौन सा गुण हो गया, प्रसाद गुण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसाद, देखिए प्रसाद से क्या तात्पर्य होता है, खुशी हो गया, पवित्रता हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो एकदम शांत पवित्रता की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे प्रसाद आ जाएगा। ठीक है, रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? इसके 3 तत्व जो है माने गए हैं। तो यहाँ पे 3 तत्व कौन से होते हैं उस पर भी बात कर ले। तो देखिए, विभाव, अनुभाव और तीसरा कौन सा होता है, संचारी भाव। तो ये 3 प्रकार के भाव जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया स्थायी भाव के अतिरिक्त, स्थायी भाव के अतिरिक्त होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए? तो यहाँ पे संस्कृत के जो 9 रस हैं उसके अलावा कितने रस और जुड़ गए, 2 रस जुड़ गए। तो वो 2 रस कौन से हैं? तो एक है वत्सल, यानी वात्सल्यम जिसको कहते हैं वत्सल रस, और दूसरा है भक्ति रस। ये दोनों जो है इसमें जुड़ गए। अब इसके अलावा अगर 9 रसों की मैं बात कर लूं कि ये वो 9 रस कौन से हैं, तो चलिए पहले इस पे बात कर ले। पहला है हमारा श्रृंगार, दूसरा है हास्य, तीसरा है करुण, चौथा है हमारा रौद्र, फिर आ जाता है वीर, फिर आ जाएगा वीर रस के बाद आता है भयानक रस, फिर आ गया अद्भुत, फिर आ जाएगा विभत्स, और फिर विभत्स के बाद जो 9वां है वो है हमारा शांत रस। ठीक है, तो यहाँ पे जो रस है वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो गया श्रृंगार रस। 9 रस कौन से हैं, संस्कृत के 9 रस, उनको भी ध्यान रखिए, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर, भयानक, अद्भुत और विभत्स। पहले ये 8 रस थे, बाद में इसमें जो है शांत रस ऐड हुआ, और हिंदी में 2 अन्य जो नए रस आ गए वो है वत्सल और भक्ति। ठीक है, तो ये कुल जो है 11 रसों जो है हिंदी में हमें देखने को मिलते हैं। फिर शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो वो है निर्वेद। ठीक है, चलिए अगला है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंका लिलिबे को काल रसना पसारी है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे जब पूरा लाइन आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ पे देखिए हास्य रस की तो बात हुई नहीं है, शांत भी रस नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा रस है, भयानक रस। ठीक है,
मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा जो अपनी माँ से कह रहा है, कृष्ण जी जो अपनी माँ से कह रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा रस आ गया, वात्सल्य रस। तो ये थे हिंदी के 71 से लेके 150 तक प्रश्न, यानी कि 80 प्रश्न जो है हिंदी के ये थे, जो कि कक्षा 9-10 में पूछे गए थे। वो मैंने आप सभी को डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करूंगी कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न जो है यहाँ पूछे गए थे, क्योंकि यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है जिस पर मैं आप सभी से यहाँ चर्चा करने वाली थी। तो पहले बात करूं आदिकाल की, तो आदिकाल से आपका 3 क्वेश्चन आया था। भक्ति काल से 6 प्रश्न आए थे, तो पिछली बार भी भक्ति काल से ही ज्यादा प्रश्न आए थे। फिर रीति काल से आपका 1 प्रश्न आया था। आधुनिक काल की बात करूं तो इससे आपका 3 प्रश्न आया था, यानी कि आदिकाल और आधुनिक काल से सेम 3-3 प्रश्न आए थे। अन्य गद्य विधाएं जिसमें नाटक उपन्यास से था, बहुत ही आसान 2 प्रश्न आए थे। उपन्यास और कहानी से 2 मिलान आए थे। फिर आपका व्याकरण आ गया। व्याकरण में 2 प्रश्न जो थे वो संधि से थे। 2 प्रश्न आपका समास से था। 2 प्रश्न आपका पारिभाषिक शब्द से था। इसके बाद मुहावरे से 2 प्रश्न था। वाक्य रचना, इससे आपका 4 प्रश्न था। शुद्ध वाक्य से 3 प्रश्न था। फिर पदबंध से आपका 2 प्रश्न था। वाच्य से भी 2 प्रश्न हो गया। व्यंजना से आपका 1 था। सबसे ज्यादा जो प्रश्न आया था वो था इसमें अलंकार, इससे आपके 7 प्रश्न थे। और रस से आपका 5 प्रश्न था। और काव्य गुण से आपका 3 प्रश्न पूछा गया था। यानी व्याकरण की अगर मैं बात करूं तो व्याकरण से कुल मिला के जो प्रश्न पूछे गए थे वो थे करीब 39 क्वेश्चन जो है आपके व्याकरण से दे दिए गए थे इन्होंने। उसके अलावा बात करें तो 6 गद्यांश से प्रश्न थे। प्रश्न तो ज्यादा थे लेकिन 6 प्रश्न जो है आपका गद्यांश से थे। और यहाँ पे आदिकाल और आधुनिक काल की बात करूं तो 23 क्वेश्चन ही आपका साहित्य से था। ठीक है, यानी एक एवरेज अगर बात करें तो देखिए 39 प्रश्न आपका इससे था व्याकरण से, 23 प्रश्न आपका साहित्य से था। और इसके अलावा आपके 6 जो है गद्यांश थे। तो गद्यांश से 3-3 प्रश्न आ गए थे, तो 6 दिए करीब 18 हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी टोटल अगर करूं तो देखिए, चलिए ये हट गया। और कितना था, 39 और 23। ठीक है, तो 62 प्रश्न आपके इधर से थे, बाकी सारे प्रश्न आपके गद्यांश से थे। ठीक है, तो ये था प्रश्नों का कुल संकलन। यहाँ मैं कर दूं तो देखिए 18 प्रश्न आपके, 6-18 सही में काउंट हो रहा है। तो 18 प्रश्न जो है आपके इससे संबंधित थे। ठीक है, तो चलिए ये था प्रश्नों का क्रम। आप सब अपने अपने मार्क्स भी कंप्लीट करके मुझे चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।